आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले डेवलपमेंट का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। और उसको मैंने उस चैप्टर को डेवलपमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है स्प्लिट करके वीडियो बनाया है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम क्या है, छोट 5-5 मिनट का है, 4-4 मिनट का है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप लोग जो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लोग जो है प्रेजेंटेशन के द्वारा जो है, मैंने स्लाइड बहुत इजी वर्ड्स में बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज डन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू अर्न ए लाइवलीहुड। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, फार्मिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, टीचिंग है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है एंड मेडिकल सर्विसेज है। And economic can be divided into different sector, so we can understand how many people work and how production take place। क्योंकि अगर हम पूरा मिक्स करके इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे तो वो इट विल बी डिफिकल्ट। सो इसीलिए इसको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में ये डिवाइड किया गया है। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में ये डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओनरशिप। तो इसको जो है अलग अलग स्प्लिट करने का यही मतलब है, ताकि इकोनॉमी को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आगे वाले स्लाइड में हम देखेंगे जैसे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो द प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से हमें सामान मिलती है, दैट कम्स इन द प्राइमरी सेक्टर, सच एज पीपुल ऑब्टेन टू प्रोड्यूस गुड्स बाय यूजिंग लैंड, वाटर, फॉरेस्ट। लैंड से जो है आपका एग्रीकल्चर होगा, वाटर से जो है फिशिंग वगैरह होगा, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। इट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर बिकॉज मेनी अदर एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोडक्ट। मतलब कि और आगे की हम जो है सेक्टर्स देखेंगे, जैसे सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको देखेंगे, कॉटन प्रोड्यूस बाय ए फार्मर। ठीक है। कॉटन फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, बिकम्स रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल जो है बन जाता है, दैट्स कम्स इन द मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, द सेकेंडरी सेक्टर changes natural products into manufacturing goods. It includes manufacturing and industrial activities. तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि कॉटन इज चेंज्ड इनटू yarn। जैसे कॉटन को yarn में चेंज करते हैं और उससे जो है कपड़ा बनता है। तो ये जो है प्राइमरी सेक्टर से हमें जो है कॉटन मिलता है। ठीक है। सुगर केन इज प्रोसेस्ड इनटू शुगर। प्राइमरी सेक्टर से हमें शुगर केन मिलता है और उसको प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं। क्ले इज मेड इनटू ब्रिक्स। इट एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे व्हाट इज टर्सरी sector. The tertiary sector provides services rather than directly producing good. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हमने देखा, बट टर्सरी में क्या होता है कि ये सर्विस सेक्टर है, जो कि सर्विस जो जैसे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस सेक्टर है। स्टोरेज, जैसे कि हम ग्रेन्स वगैरह जो भी है स्टोर करते हैं, ये भी सर्विस में आएगा। कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लीगल सर्विसेज, ये सब जो है टर्सरी सेक्टर में आते हैं। टर्सरी सेक्टर को हम जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। कि अगर एग्जाम में अगर जो है सर्विस सेक्टर आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर द सेम। जैसे द टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ द
3 सर्विसेज 3 सेक्टर्स आर कनेक्टेड। ये जो है तीनों जो सेक्टर हमने अभी स्टडी किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट, विच मीन्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर। ए फार्मर नीड्स ट्रैक्टर, फार्मर को ट्रैक्टर चाहिए, दैट कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। पंप्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए एंड ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, सर्विस सेक्टर से आता है। तो ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ए फैक्ट्री को क्या चाहिए, फैक्ट्री नीड्स ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा, फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। Consumer needs goods as well as services such as shop, school, hospital and banks. Consumer को क्या ये सब चाहिए, शॉप चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल एंड बैंक्स में चाहिए। तो ये सब तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। Why do we classify sectors? हम इस सेक्टर को क्यों क्लासीफाई किए हैं अलग अलग। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि क्लासिफिकेशन मेक्स it easier to study the economy. It helps us understand what type of work people do. ठीक है, वो सेग्रीगेट करता है कि किस टाइप के काम जो है लोग कर रहे हैं। इट हेल्प्स कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू प्रोडक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का जो है हमारे इकोनॉमी में कितना प्रोपोर्शन है। ठीक है। इट आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि किसी सेक्टर में क्या जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है या जो है लैक ऑफ वर्क प्रोटेक्शन है, किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में हेल्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें मेजरिंग प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन को कैसे, जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जो है प्रोडक्ट को मेजर कैसे करते हैं। डिफरेंट गुड्स कैनॉट सिंपली बी काउंटेड टुगेदर बिकॉज दे आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट। मतलब कि जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको हम सेम यूनिट में नहीं मेजर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हीट में बी मेजर इन टन्स, cars in numbers and services in rupees। ठीक है। therefore economists calculate the value of goods and services। ठीक है। तो जैसे कि इस कितना टन है उसका प्राइस क्या है, कार का प्राइस क्या है और सर्विस सेक्टर जो दी सर्विस दिया गया है उसका क्या प्राइस बनता है, तो हम क्या है इसको जो है प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सबको। तो ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी। जब जीडीपी हम निकालते हैं तो जो है फाइनल उसका प्राइस जो निकालते हैं। जीडीपी शो दैट द सेम वैल्यू इज नॉट काउंटेड मोर देन वंस। तो फाइनल जो प्राइस निकल के आएगा वही हम काउंट करते हैं, नहीं तो अलग अलग स्टेज में काउंट करेंगे तो मल्टीपल वो जो है ऐड हो जाएगा, तो करेक्ट जो है डेटा हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज द total value of all final goods and services produced within a country during a particular year। ठीक है। मतलब किसी particular year में तीनों जो है सर्विसेज से जितना भी जो है फाइनल गुड्स का कास्ट आता है वो जो है उसको जोड़ करके निकालते हैं। तो जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ द साइज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। किसी कंट्री के इकोनॉमी के साइज को मेजर करने के लिए जीडीपी जो है एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। इट इंक्लूड्स फाइनल प्रोडक्शन फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जैसा कि मैंने बताया। इट दिस ये चैप्टर में एक नया टर्म आया है जीवीए, टू कंपेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर। तो ये जीवीए के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगेन टू ब्रिंग आउट कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स जीवीए, ग्रास वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, द जीवीएम मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्सेस एंड सब्सिडाइज। ठीक है। मतलब जो सब्सिडीज दिया गया है और टैक्सेस को काट करके उसका फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये और भी जो है ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्टर। At an early stage of development, the primary sector is usually very important because people depends heavily on agriculture, natural resources। अगर हम आज से 30 साल 40 साल पीछे जाते हैं
तो जो है प्राइमरी सेक्टर का, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेशन था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, वो पार्टिसिपेशन जो है चेंज होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का कभी अच्छा रहा है तो बाद में कम भी हो सकता है, हमेशा उतना ही नहीं रहेगा। ये जो है चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। एज इंडस्ट्री ग्रो, जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है, द सेकेंडरी सेक्टर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई तो सेकेंडरी सेक्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अच्छा हो गया। विद फर्दर डेवलपमेंट द सर्विस सेक्टर कैन बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। और जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग का होगा तो उसमें सर्विस सेक्टर की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी जो है ज्यादा ग्रो कर सकता है। द चैप्टर एक्सप्लेन्स दैट दिस पैटर्न इज विजिबल इन मेनी डेवलपमेंट कंट्रीज। तो जो है किस सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, ये जो है एक ही नहीं रहता है। कभी जो है प्राइमरी सेक्टर कम भी हो सकता है, सेकेंडरी सेक्टर सुपरसीड कर सकता है, कभी सर्विस सेक्टर सुपरसीड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर लैकिंग बिहाइंड हो रहा है और किस सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। सर्विस सेक्टर में जो है इंडिया में जो है रैपिडली जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो ये इसमें हम देख सकते हैं कि द टर्सरी सेक्टर हैज ग्रोन रैपिडली इन इंडिया बिटवीन 1977 टू 78 के बीच में, एंड 2017 से 18 प्रोडक्शन इंक्रीज इन ऑल थ्री सेक्टर्स। The increase in the service sector was especially large. By 1718, the tertiary sector had become the largest producing sector in India. Growth is linked with greater demand for transport. ये क्यों है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेड एंड मॉडर्न सर्विसेज का आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा जो है सर्विस सेक्टर जो है कंपेरेटिवली जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी से बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो किया है। ठीक है, अब आप इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन जो है अलग अलग हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एजुकेशनल वीडियो मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है, ये www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर कंक्लूड करते हैं, फिनिश करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन और एक चैप्टर का ओवरव्यू जो है उसमें हम लोग डाल देते हैं, ताकि इजी अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे आप कहीं पे जो है जर्नी में हैं या कहीं जा रहे हैं, आप बुक को रेफर नहीं कर सकते, तो उसमें पूरा जो है समरी जो है बुक का जो है उस साइट में डला हुआ है, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अब ये एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन आर डिफरेंट। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ए सेक्टर में इम्प्लॉय मेनी पीपल विदाउट प्रोड्यूसिंग एन इक्वली लार्ज शेयर ऑफ आउटपुट। इन इंडिया द प्राइमरी सेक्टर रिमेन्स ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी भी आज के डेट में जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। हाउएवर its shares in GVA is much smaller than its shares of employment. This difference indicates low productivity and underemployment in part of agriculture. मतलब कि आदमी तो ज्यादा काम कर रहे हैं बट जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये जो है इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। इसको हम आगे वाले स्लाइड में इसको देखेंगे। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट पीपुल आर एम्प्लॉयड बट देयर वर्क इज लेस देन व्हाट दे कुड एक्चुअली डू। मतलब कि 5 लोग काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 5 लोग अगर वहां पे 3 लोगों को हम लगाएं तो उससे भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। ठीक है, तो ये जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि स्मॉल फार्म में नीड ओनली 3 वर्कर्स। जैसे किसी फार्मर के पास स्मॉल लैंड है, छोटा सा लैंड है, उसमें केवल 3 ही आदमी की जरूरत है, बट फैमिली में 5 मेंबर है और पांचों लोग उसमें काम कर रहे हैं, बट 5 फैमिली मेंबर्स वर्क ऑन इट। इफ 2 मेंबर्स लीव एंड फार्म प्रोडक्शन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर 2 आदमी को वहां से हम अगर निकाल देते हैं तो भी प्रोडक्शन जो है सेम होगा। दोज एक्स्ट्रा वर्कर वर नॉट फुली नीडेड। वो 2 आदमी की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक्चुअल जितने आदमी की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन इज द सेम, तो ये दिस कम्स इन अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सेम है जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। डिसगाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन
where more people are working than actually required. इट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर में आप लोग देखे हो कि चलो ठीक है, खाना वाना खाने के बाद जो है किसी किसान के जो है कोई लैंड का टुकड़ा है तो सब पूरे फैमिली जो है उसमें चले जाते हैं और दिन भर काम करते हैं, बट एक्चुअली जो है उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है। इट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर वेयर फैमिली मेंबर्स में वर्क ऑन द स्मॉल piece of land. The under the unemployment is hidden because all people appears to have work. Moving surplus worker into other productive activity can increase overall employment and income. तो उसमें क्या है कि जैसे दो लोग जो है एक्स्ट्रा है, अगर वही दो लोग जो है किसी दूसरे काम में लगेंगे तो उस फैमिली का जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है अच्छा होगा। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फैमिली का अच्छा होगा तो उसकी जो है परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग से जो सामान जो है मैन्युफैक्चर हुए वो लोग खरीदेंगे, तो इससे जो है इकोनॉमी में ग्रो होगा। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। ये कैसे होगा? इम्प्रूव इरिगेशन एंड इनकरेज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि एक ही जो है हम क्रॉप उगा रहे हैं, जैसे कि ग्रेन्स उगाए, ठीक है, गेहूं उगा दिया, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में जो है ज्यादा जो है ये प्रोडक्शन की होगा और उनका जो है ज्यादा सेलिंग होगा, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फैमिली का जो है बढ़ेगा। जैसे बिल्ड्स रोड, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केट्स, प्रोवाइड एफोर्डेबल क्रेडिट टू फार्मर्स। फार्मर्स को जो है थोड़ा सा जो है जब कुछ तो ऐसे गरीब फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं रहता है कि वो जो है खेतों को बो सके, तो उनको जो है सब्सिडाइज रेट में जो है पैसा जो है मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि पैसा मिल गया, उन्होंने खेत में जो है अपना अन्न उगा लिया और फिर बाद में उसको रिपे कर देंगे। डेवलप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अगर लगती है तो उनके सामान जो है आराम से जो है बिक सकता है और उनको अच्छा जो है प्राइस मिल सकता है। एक्सपेंड एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एंड अदर सर्विसेज, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है। तो इसमें एक तो मनरेगा 2005 में लगा था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो है 2005 में बना था। और ये 2025 में अभी जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी 2025। आप लोगों ने देखा होगा इसके चक्कर में थोड़ा सा जब ये नाम चेंज हुआ था तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट पर्पज इज द सेम। दोनों का जो मनरेगा 2005 में आया था और जो है विकसित भारत जी राम जी 2025 में अभी लॉन्च हुआ है, तो इसमें केवल नाम में ही चेंज किया गया, बट दोनों का पर्पस जो है सेम है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड क्रिएट यूजफुल रूरल एसेट। जैसे कि रूरल एरियाज में कोई गवर्नमेंट का जैसे रोड बन रहा है, कहीं पे जो है डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें वहाँ के लोकली रूरल लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो उससे क्या होगा कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, ताकि उनके हाथ में पैसा आएगा तो उनका परचेजिंग पावर जो है बढ़ेगा। ठीक है, दोनों का पर्पस सेम है। Such programs can support people who needs work and help strengthen rural infrastructure. Students should use the exact program name and details given in their current textbook. ठीक है, तो ये तो मैंने दोनों को डिस्कस कर दिया, ये मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी। तो अगर क्वेश्चन जो है आता है, अगर पूछेगा कि इसका जो है प्रीवियस नेम क्या था, तो मनरेगा था और विकसित भारत जी राम जी अभी लेटेस्ट हुआ है। तो कैसा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंगली आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जो है जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इकोनॉमी के ग्रोथ को समझने के लिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्क प्लेस दैट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सब रूल और रेगुलेशन जो है फॉलो होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्कर्स जनरली हैव मोर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड क्लियरर वर्किंग कंडीशन। मतलब इसमें क्या होता है कि उनका जो है एम्प्लॉयमेंट जो है फिक्स रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं और फिर जो है अगले दिन जो है उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। तो वर्कर जनरली हैव मोर
रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इनको मिलता है। दे में रिसीव बेनिफिट सच एज पेड लीव, जैसे मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, 2 दिन जो है आप नहीं गए, लेकिन वो जो है पेड लीव जो है आपका होगा, उस 2 दिन अब्सेंटी का जो है आपको पैसा मिलेगा। प्रोविडेंट फंड होता है, पैसा कुछ जो है इंडिविजुअल देता है, कुछ जो है गवर्नमेंट जो है फंड जो है देती है, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड क्रिएट होता है, ग्रेजुटी मिलता है, एंड मेडिकल सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन द जॉब। वर्कर्स जनरली इंजॉय ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी, इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसके एग्जांपल्स क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वर्कर्स के लिए जो है अच्छा रहता है। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट लार्जली ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्स यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी इरेगुलर एंड वेजेस में भी लो, जैसे कि जो है एम्प्लॉयमेंट जैसे कि 1 हफ्ते के लिए मिला, फिर 2 दिन नहीं मिलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। और वेजेस भी रेगुलराइज नहीं है, तो वो अपने हिसाब से जो है वेजेस भी जो है प्राइवेट ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तय होती है। तो ये भी एक इशू रहता है कि उनको जो है एक्चुअल काम तो ज्यादा करेंगे, बट एक्चुअल वेज दे विल नॉट गेट। वर्कर्स ऑफन डू नॉट रिसीव द सेम बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हमने देखा था ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज में ग्रेजुटी भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी होती है, पेड लीव होते हैं, वो सब चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है। एग्जाम्पल इंक्लूड मेनी कैजुअल लेबर्स, जैसे कैजुअल लेबर्स क्या है कि उनको 2 दिन काम मिला, 2 दिन नहीं मिला, ठीक है। ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका भी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए एंड वर्कर्स इन स्मॉल अनरजिस्टर्ड यूनिट, ठीक है। तो ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब आता है, उसमें उनकी सेफ्टी नहीं रहती है। अब देखते थे प्रॉब्लम फेस्ड बाय अनऑर्गेनाइज वर्कर, जैसा कि अभी हमने इसके पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया, मैंने बताया भी कि क्या होता है। उनको तो रेगुलर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, जैसे 2 दिन काम किए, 2 दिन नहीं मिलेगा, पैसा कम मिलेगा। दे मे नॉट रिसीव पेड लीव, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव मिलता था, लेकिन यहाँ पे पेड लीव नहीं मिलेगा। और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं रहती है। वर्किंग कंडीशन में भी अनसेफ, जैसे वर्किंग कंडीशन जो है अच्छा नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सब कुछ डिफाइंड किया गया है, फायर सेफ्टी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, कितने बाई कितने का रूम होना चाहिए जिसमें वर्कर्स का जो है हेल्दी इन्वायरमेंट हुआ, ये सब चीजें जो है इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती है। हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन में भी वीक, जैसा कि अभी मैंने बताया। देयरफॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वेज सेफ्टी एंड हेल्थ। सो इसलिए गवर्नमेंट को जो है ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर हैं उनको भी जो है ये एटलीस्ट जो है अच्छी हेल्दी हेल्दी इन्वायरमेंट हो, रेगुलर वेजेस मिले, ये सब चीजें जो है मिलनी चाहिए। पब्लिक, अब जो है हम देखेंगे कि अब इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर और नॉन पब्लिक सेक्टर में भी डिवाइड किया गया है। तो इस स्लाइड में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में देखेंगे। इन द पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड सर्विसेज, मतलब इसमें गवर्नमेंट की राइट रहती है, वो मैक्सिमम जो है इक्विटी जो है उनके पास जो है रहता है। एग्जाम्पल डिस्कस इन द चैप्टर इंक्लूड इंडियन रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इस चैप्टर में इंडियन रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस को जो है डिस्कस किया गया है। तो ये क्या है, ये पब्लिक सेक्टर है गवर्नमेंट का, ये पूरा जो है कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का इस पे रहता है। द गवर्नमेंट में रन एक्टिविटीज इवन व्हेन प्रॉफिट इज नॉट द मेन एम। इसमें क्या होता है पब्लिक सेक्टर में कि प्रॉफिट कमाना मेन पर्पस नहीं होता है, ठीक है। इसमें कभी प्रॉफिट कम भी आया तभी भी जो है कोई इशू जो है नहीं रहता है, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे नीड टू रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो पब्लिक सर्विसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सोसाइटी के हर लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। अब हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखेंगे इस स्लाइड में। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप बिलोंग्स टू प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज, यहाँ पे जो है ओनरशिप जो है होता है वो जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होता है। जैसा कि हमने पब्लिक सेक्टर में क्या होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, बट यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल है अपनी कंपनी बनाया है तो वो जो है उसका ओनरशिप उसके पास रहेगा। प्राइवेट बिजनेस जनरली ऑपरेट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जो है जो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बिजनेस होते हैं उनका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है। एग्जांपल्स इन द चैप्टर इंक्लूड टिस्को एंड
रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे कि हम टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देखते हैं, दिस कम्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट बिजनेसेस कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड के बेसिस पे जो है ये प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं। व्हाई डज द गवर्नमेंट टेक अप पब्लिक एक्टिविटीज? अब गवर्नमेंट को पब्लिक एक्टिविटीज क्यों जो है ये देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए? Some activity required very large investment such as roads, bridge, dam, railway and electricity project। इसमें क्या है, बहुत huge investment की requirement होती है। Private companies may not always provide affordable service to the everyone। और public ये private जो company जो है वो जो है services जो है provide सबको नहीं करते हैं अफोर्डेबल सर्विस, अफोर्डेबल रेट में। उन वो जो है उसके अगेंस्ट में कुछ जो है चार्जेस करते हैं। गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई भी गवर्नमेंट है उसका जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो बेसिक एम्यूनिटीज है दे शुड प्रोवाइड। पब्लिक स्पेंडिंग कैन सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। और ये पब्लिक को जो सपोर्ट किया जाता है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट हो सकता है और सोशल वेलफेयर में भी होगा। अब हम कंपैरिजन देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या अंतर है। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, रजिस्टर्ड वर्क प्लेस होता है, मोर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, रूल्स आर फॉलोड होते हैं, जो रूल्स के हिसाब से काम होता है, ग्रेटर वर्कर प्रोटेक्शन, वर्कर का प्रोटेक्शन जो है अच्छा होता है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, ऑफन स्मॉल एंड स्केटर्ड वर्क प्लेस, जो है हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होता है, वर्क प्लेस बहुत छोटा होता है, उसी में 10-12 लोग काम कर रहे हैं। लेस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, फ्यूअर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स भी कम होते हैं, वीकर प्रोटेक्शन होता है। मेन डिफरेंस में अगर हम लोग देखेंगे, द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज मोर रेगुलेटेड व्हाइल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैज फीवर फॉर्मल प्रोटेक्शन। उसमें प्रोटेक्शन जो है कम होता है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का हम कंपेयर करते हैं, इस स्लाइड में हम कंपेयर करेंगे। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर इज एन इंपॉर्टेंट, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जांपल्स रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस। वेदर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉफिट इज जनरली एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जांपल्स में हम अगर देखेंगे तो रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, ठीक है, ये जो है प्राइवेट कंपनीज है। बोथ सेक्टर कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इसमें कंट्री के प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक में करते हैं, और जो है प्राइवेट भी करता है, दोनों करते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म्स। अब कुछ जैसे कि ये मैंने ये एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम टर्म्स बनाए हैं जो कि एक एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में है एक्टिविटीज यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, ये प्राइमरी सेक्टर का है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एक्टिविटीज दैट मैन्युफैक्चर आर प्रोसेस गुड्स। और ये टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज। जीडीपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए ईयर। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब भी जीडीपी का होगा तो फाइनल जो है वैल्यू ऑफ गुड्स जो है कैलकुलेट होता है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मोर वर्कर आर इंगेज रेदर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड एम्प्लॉयमेंट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, लेस रेगुलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट विद फीवर प्रोटेक्शन होता है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट ओनरशिप होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट डिफरेंस कुछ हम देखेंगे, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्टेन्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचर, सेकेंडरी प्रोसेस रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकेंडरी वर्सेस टर्सरी में क्या होता है, सेकेंडरी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर गुड्स, टर्सरी प्रोवाइड सर्विसेज। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में क्या डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज्ड हैज मोर फॉर्मल रूल्स एंड प्रोटेक्शन और अनऑर्गेनाइज्ड हैज फीवर प्रोटेक्शन। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में पब्लिक इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कंपनी। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले वाले भी स्लाइड में, लेकिन एक बार हम जो है रिपीट कर दिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस में, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस में ये सब जो है आ सकता है। कॉमन एग्जाम क्वेश्चन जो है हम एक बार देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। एक्सप्लेन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर
विद एग्जांपल्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज जीडीपी, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बता दिया, क्योंकि अगर हम हर स्टेज पे किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस, अगर जो है हम उसमें वैल्यू को काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट फिगर जो है हमें नहीं मिलेगी। तो ये आप लोग जो है उसके बेसिस पे जो है आप लोग बना लेना। व्हाई हैज द टर्शरी सेक्टर बिकम इम्पोर्टेंट इन इंडिया, ये जो है क्योंकि ग्रोथ अभी जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये भी डिस्कस हो गया है। व्हाट इज दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट, गिव एन एग्जांपल, आप लोग एग्जांपल एग्रीकल्चर का जो दे सकते हो, जहाँ पे 5 आदमी की जरूरत नहीं है, 3 आदमी की जरूरत है, 5 आदमी काम करते हैं, तो 2 जो है अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। कंपेयर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये भी डिस्कस हो गया है। व्हाई डू अंडरस्टैंड वर्कर नीड्स प्रोटेक्शन एंड कंपेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब एक बार जो है क्विक रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में के बेसिस पे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ओनरशिप में पब्लिक प्राइवेट, और ये सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। ये जो तीनों सेक्टर जो है एक दूसरे से जो है इंटरलिंक है, डिपेंडेंट है। Production and unemployment are not always distributed equally. Worker production and employment generation are important for development. ठीक है। अब जो है कंक्लूजन में एक बार हम देखते हैं, द इंडियन इकोनॉमी कंटेन्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स हेल्प अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। ये तीनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इंडियन इकोनॉमी को कर सकते हैं या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हेल्प अस अंडरस्टैंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन कैसा है, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी जो है बनाएगी जो कि वर्कर्स के लिए अच्छा रहे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हेल्प अस अंडरस्टैंड ओनरशिप, अंडरस्टैंडिंग ऑल थ्री क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये साइट पे जाकर के आप लोग जो है पूरा इसके क्वेश्चंस के आंसर को जो है देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।